समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हर सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है आपदा से निपटने की प्रभावी तैयारियां। कोई भी ऐसी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे प्राकृतिक आपदा कहलाती है। सदियों से यह आपदा मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही है, चाहे वो भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन हो या बाढ़, सुनामी, तूफान। जान माल के बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। तूफान, बवंडर, बाढ़ के कारण और संभावित घटनाओं के बारे में अब मौसम विभाग का अनुमान काफी हद तक सही होता है और इन आपदाओं का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए पर्याप्त तैयारी कर ली जाती है। प्राकृतिक आपदाओं और इनसे निपटने की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा और आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। श्रोताओं, हमारे जो कार्यक्रम की हैं लाइन खुल चुकी हैं। आप भी अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। स्टूडियो की फोन लाइन खुली हुई है। नंबर है 011 यानी दिल्ली का कोड और 23314444 और 23421050 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सबसे पहले हसनैन साहब आपसे शुरू करें। आपदा प्रबंधन में बहुत बड़ी भूमिका होती है एनडीएमए की, क्योंकि सारी पॉलिसीज आप ही का जो है वो अथॉरिटी बनाती है। तो क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं और क्या भूमिका रहती है इसकी? नमस्कार, सबसे पहले जय हिंद। मैं समझता हूं कि एनडीएमए जो 2005 दिसंबर में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जरिए खड़ा किया गया था, इसकी कुछ खास तौर की चीजें होती हैं जिससे की वजह से जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कहते हैं, उस साइकिल के जरिए ये आमतौर पे काम चलता है। इस साइकिल के अंदर सबसे पहली चीज होती है प्रिवेंशन, ताकि सबसे पहले आपदा जब आए भी तो उसको कम से कम न्यूट्रलाइज या नाकारा आप कर सकते हैं। उसके बाद तैयारी, प्रिपेयर्डनेस, जिसके लिए आप खास तौर पे कुछ मेजर्स लेते हैं जिससे कि उसका असर जो है वो कम हो, उसको मिटिगेशन भी खास तौर पे कहते हैं। और आखिर में रिस्पॉन्स, ताकि जो आपदा आई है, जो नुकसान पहुंचा है, उसको दूर करने के लिए जो रिस्पॉन्ड करते हैं। और आखिरी साइकिल का जो हिस्सा होता है वो होता है बिल्ड बैक बेटर, या मतलब उसका रिपेयर का काम, आगे जो है उसको प्रोग्रेस करने की तैयारी तरीके जो है, तौर तरीके जो होते हैं। ये इस साइकिल के जरिए पूरी पॉलिसीज एनडीएमए की बनती हैं, बजटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, हम मॉक एक्सरसाइजेस करते हैं साथ में, और एनडीआरएफ के साथ मिलकर हम जब भी रिस्पांस की जरूरत होती है तो कोऑर्डिनेशन करते हैं एनडीआरएफ और दूसरी और कोई एजेंसीज का, साइंटिफिक बॉडीज के साथ मिलकर हम रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहते हैं, ताकि आपदा जब भी आए जिस मॉडर्न आधुनिक तरीके हम अपना सकें, जिससे कि हम इसको दूर कर पाए। कुछ जरिए जैसे कि अभी कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल है, नए नए ऐप्स बन रहे हैं, इस तरह की चीजों के ऊपर हमारा जोर लगा रहता है। ऐप की बात की आपने, हम उस बारे में भी पूछेंगे, लेकिन बुंदेला साहब, आप जैसे कि अभी हसनैन साहब ने कहा कि पॉलिसी बनती है, तो जमीन पर कार्य करने वाली संस्था आपकी है एनडीआरएफ, जो जमीन पे काम करेगी। किस तरह से आपदा के दौरान आपकी भूमिका रहती है और कैसे आप उस स्पॉट पे पहुंच के काम शुरू करते हैं? जी नमस्कार। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई है। पहले हमारे पास 8 बटालियन थी, आज के दिन हमारी 16 बटालियन 62 जगह में उपस्थित है, पूरे देश भर में उपस्थित है। जब भी कोई आपदा आती है जिसमें स्टेट मशीनरी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है उनको एनडीआरएफ की जरूरत है, तो हमारी फोर्स जो नियरेस्ट बटालियन से जाती है और रिस्पॉन्स करती है डिजास्टर के हिसाब से। तो इसमें जो हमारा रिस्पांस टाइम है, जो इंस्ट्रक्शन है, हमारी टीम 20 मिनट के अंदर निकल जानी चाहिए, और जो जाने का टाइम लगता
लगता है उसके बाद वहां पर करते हैं। एक तो होता है कि जब हमको पता नहीं होता है किस तरह की आपदा आ रही है, अचानक घटना होने पे हमारी टीम की डिप्लॉयमेंट होती है। दूसरा होता है कुछ आपदाएं ऐसी है जैसा कि अभी सदस्य एनडीएमए ने बताया कि कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल आ चुका है और प्रेडिक्शन जो बहुत अच्छी हो गई है, जो हमारी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है, साइक्लोन की जैसे प्रेडिक्शन हो गई, फ्लड वार्निंग हो गया, बहुत अच्छी हो गई है। तो उसमें हम पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्लानिंग करके जब इस तरह की बात आती है तो हम पहले से प्री डिप्लॉय करते हैं अपनी टीम को, और एक्चुअल में जब आपदा आती है तो हम मिलकर काम करते हैं। कॉमन अलर्ट प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, CAP जिसको कह सकते हैं, क्या एग्जैक्टली ये चीज है हसनैन साहब? ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम खबर जो मिलती है, अर्ली वार्निंग जो है, उसको पब्लिक तक पहुंचा सकें। अब हमारी जितनी टेक्निकल एजेंसीज हैं वो लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए काम करती रहती हैं और देखते रहती हैं कि किस तरीके से, जैसे कि कोई साइक्लोन अगर बे ऑफ बंगाल के अंदर बिल्डअप हो रहा है तो किस तरह से वो उसका रवैया होगा, किस तरह से पाथ उसकी वो लेगा, कौन सा इलाका ऐसा होगा जहां उसका लैंडफॉल होगा, इसका प्रेडिक्शन करते हैं। अब क्योंकि आजकल साइंटिफिक रिसर्च की वजह से ये ट्रैकिंग जो है वो मुमकिन है, मगर उस चीज की जो मुमकिन है उसको पब्लिक तक भी पहुंचाना जरूरी है ताकि पब्लिक को मालूम हो कि अगर साइक्लोन आ रहा है तो कौन से इलाके में आएगा, कितना असर वाला साइक्लोन होगा, उसकी मैपिंग पहले से की हुई है तो उसका असर उस इलाके में कितना होगा। तो उनको एक GIS मैप के ऊपर क्या होता है कि हम एक पॉलीगन ड्रॉ करते हैं और जो लोकल वहां का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है वो एक मैसेज को ड्राफ्ट करके और एक SMS के जरिए जो पॉलीगन जो ड्रॉ किया है GIS मैप के अंदर, उसमें जितने मोबाइल नंबर उस पॉलीगन के अंदर हैं वो कैप्चर हो जाते हैं और ये मैसेज जो है एक शॉट में सब मोबाइल नंबर्स को जा सकता है। मगर ब्रॉडबैंड की स्पीड कभी कभी थोड़ी कम होती है जिसकी वजह से कभी कभी एक क्यूइंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से कुछ जो SMS हैं वो शायद वक्त पर नहीं पहुंचते हैं, कुछ देरी में पहुंचते हैं। तो इसको दूर करने के लिए एक नया तरीका अब अपनाया जा रहा है। उसके बारे में जी वो शायद आप सेल ब्रॉडकास्ट की योजना है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सेल ब्रॉडकास्ट के बारे में अभी अपनाया नहीं गया है, उस पर भी और काम चल रहा है। तकरीबन 6 महीने के बाद ये शायद पूरे देश में अपनाया जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि आप एक चुटकी भर में ये मैसेज जो है वो हर नंबर पर, मोबाइल नंबर पर जाएगा जहां जो कैप्चर किया हुआ नंबर है। मगर इसमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर आपके ने एक सचेत ऐप करके नाम का एक ऐप है, उस ऐप को अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो अभी भी जो SMS का जरिया है वो गारंटी रखता है कि सचेत ऐप अगर आपने डाउनलोड किया है तो आपको जल्दी से जल्दी वो मैसेज मिल जाएगा। सचेत ऐप की आप बात कर रहे हैं कि वो डाउनलोड कर लेना चाहिए, कोई आपदा आती है तो आपको समय रहते पता चल जाएगा, नुकसान कम से कम होगा जान माल का। इससे संबंधित एक और सवाल पूछेंगे, लेकिन इस बीच सोलापुर महाराष्ट्र से प्रकाश राउत एक उनका सवाल है, वो जानते हैं। हेलो लेफ्टिनेंट सर को नमस्ते। प्रकाश जी नमस्कार, सवाल पूछिए, स्वागत है। हाँ, मेरा सवाल ये है कि वो केरल में जो बारिश का भूस्खलन हो गया जी, उसका एनडीआरएफ को बहुत कष्ट लेती है, पर भी जानमाल का थोड़ा नुकसान होता है देश में हर कोई जगह में। उसको क्या क्या इंतजाम करना पड़ता है, वो और मैन पावर कितनी लगती है, तंत्रज्ञान क्या लगता है, और उसकी अपने क्या व्यवस्था करनी चाहिए? अपनी तरफ से लोगों को क्या व्यवस्था करनी चाहिए, इतने एनडीएमए या एनडीआरएफ पूछे बुंदेला साहब। तो देखिए, इसमें जो डिजास्टर के बारे में एक तो हमारी मतलब पब्लिक को पता होना चाहिए कि डिजास्टर कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए, किस तरह के डिजास्टर हो सकते हैं। ये एरिया स्पेसिफिक भी होता है डिजास्टर। कुछ डिजास्टर है जैसे साइक्लोन है, बहुत अंदर के स्थल में नहीं आएंगे, तटीय स्थल में ज्यादा आते हैं, तो एक तो हमको वो पता होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट ने स्कूल में भी बच्चों को अवेयरनेस के लिए डिजास्टर के चैप्टर्स रखे हुए हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, तैयारी के लिए जब भी कोई डिजास्टर जहां पर फोरकास्टिंग पॉसिबल है, जैसे मैंने पहले भी कहा, फ्लड के समय या आपका साइक्लोन जब बिल्डअप होता है तो बहुत एजेंसीज है जो बहुत अच्छी फोरकास्टिंग करती है। उस समय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एडवाइजरी इशू करती है, उससे हमको वाकिफ होना चाहिए। जैसे जब साइक्लोन बिल्डअप हो रहा है तो जहाज लेके हम, नाव लेके फिशिंग के लिए ना जाएं। इस तरह की बेसिक जो गाइडलाइंस इशू भी करती है गवर्नमेंट, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। उसको आप ध्यान में रखेंगे तो
बहुत चांस है कि डिजास्टर में हमको तकलीफ नहीं होगी। बहुत जरूरी है जागरूकता होना, जैसे हसनैन साहब ने बनाया सचेत ऐप का। रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी, क्या एक सवाल है जी? रमाशंकर जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपदाएं हर साल हर वर्ष आती, कभी भूस्खलन कभी बाढ़, तो क्या हम आपदा आने के बाद जो उपाय खोजते हैं उनसे निपटने के लिए वो पहले नहीं खोजी जा सकते? जी हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत, जय हिंद आपको। बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल है, मगर आमतौर पे जितनी एजेंसीज हैं इनकी कोशिश हर समय रहती है कि जल्द से जल्द अगर कोई आपदा आने वाली है तो उस आपदा की खबर आप तक पहुंचाए। अब आपदाएं तो ऐसी मुश्किल आपदाएं होती हैं, खासतौर पर जैसे कि फ्लड्स हैं या सैलाब आ गया या साइक्लोन हो गए, तो कैजुअल्टी या इससे हानि तो पहुंचता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसको मिनिमाइज करें, कम से कम नुकसान हो, उससे ज्यादा ना हो। अब आपको मैं मिसाल दे सकता हूं कि 1999 में जब उड़ीसा में जबरदस्त सुपर साइक्लोन आया था तो तकरीबन 10,000 से ज्यादा जानें गई थी। मगर पिछले साल जब बिपरजॉय उसी तरह का एक साइक्लोन गुजरात में आया तो अर्ली वार्निंग की वजह से और तैयारियों की वजह से, लोगों की खबर सूचना देने की वजह से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई वहां पर। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना आपदा प्रबंधन की वजह से कितनी जनता को, पब्लिक को कितना फायदा हो सकता है। जी, हिमाचल प्रदेश से योगेश का सवाल है। जी योगेश नमस्कार, सवाल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद दत्ता हसनैन के आर्टिकल्स और लेक्स में समय पर प्रकाशित होते रहते हैं, मैंने भी कुछ को पढ़ा है। जी अभी 3-4 दिन पहले ही आपका नॉलेज एज अ शील्ड शीर्षक से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसकी शुरुआत आपने 2004 की सुनामी से की है। इसमें आपने आपदाओं की डिटेक्शन और वार्निंग और फोरकास्ट पर अधिक एम्फेसाइज किया है। मैं इन आपदाओं को फॉर एग्जाम्पल हिमाचल, आप सवाल पे आइए, समय कम है। जी हाँ, मैं हिमाचल में होने वाली आपदाओं को लेकर प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिन्हें मैं नेचुरल नहीं मैन मेड मानता हूँ और उन्हें नेशनल मास मीडिया में भी कवरेज नहीं मिलती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस साल और विशेषकर 2023 में वर्षा ऋतु में जान माल को भारी क्षति हुई। यहाँ पर समर में जंगल की आग आती है, मानसून में लैंड। सवाल पूछिए आप योगेश जी, सवाल पूछिए, आप क्या एग्जैक्टली पूछना चाहते हैं? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये आपदाएं होती हैं, जो नेचुरल आपदाएं होती हैं, तो इनकी कोई डिटेक्शन सिस्टम या वार्निंग फोरकास्टिंग होती है जिस तरह की? उस पे हम अभी बात कर रहे थे। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल सहमत हूं आपके साथ मैं कि हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में खास तौर पे जो आपदाएं आती हैं, जो हैजर्ड आते हैं वहां पर होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है। मगर जितना हमने कामयाबी पाई है सुनामी के ऊपर, साइक्लोन के ऊपर और बिजली गिरने पर, उतनी हमने कामयाबी अभी तक भूस्खलन पे या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के ऊपर या फ्लड के ऊपर, सैलाब के ऊपर भी हमने इतनी अभी तक सक्सेस नहीं पाई है। मगर इसको आपको खुशी होगी कि इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है और एनडीएमए के अंदर इसके ऊपर अलग अलग प्रोग्राम जो हैं अभी साबित किए गए हैं। और मैं समझता हूं कि अगले कुछ साल, क्यों आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे उस आर्टिकल के अंदर ज्यादातर जोर सुनामी पर था, क्योंकि 26 दिसंबर को 20वीं इसकी एनिवर्सरी थी। मगर हम लोग इसके साथ आपके ऑब्जर्वेशन के साथ बिल्कुल सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश की जितनी आपदाएं हैं उनके अंदर इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है, मगर इसके ऊपर साइंटिफिक इवैल्यूएशन और रिसर्च चल रहा है। उत्तर प्रदेश कुशीनगर से कृष्णा गुप्ता का सवाल है। जी कृष्णा, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। और मेरे जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं जी, जैसे मान लीजिए कि आपदा से बचने के लिए दिव्यांगजनों के लिए कौन सी योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? आपदा से बचने के लिए अगर कोई दिव्यांग है तो क्या कुछ उसे स्पेशल तरीके से निकालने का या उसका कोई योजना है? बुंदेला साहब।
आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो आपदा से बचने के लिए जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जितनी भी फोर्स या गवर्नमेंट एजेंसी आपदा में काम करती है, जैसे नेशनल लेवल पे एनडीआरएफ है, डिफेंस फोर्सेस है, या स्टेट लेवल पे एसडीआरएफ बनाई गई है, पुलिस है, और भी एजेंसी काम करती है। तो ट्रेनिंग का हमारा एनडीआरएफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि जो वल्नरेबल क्लास है, जिसमें विमेन भी हो सकती हैं, एजेड पीपल भी हो सकते हैं और विकलांग लोग भी हो सकते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। तो जब आपदा कोई होती है तो हमारी सबसे प्रायोरिटी उनको सुरक्षित बाहर निकालने का होता है, सेफ जगह ले जाने का होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी जितना भी रिसोर्स हम उस पर लगाते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज में बाकी सिटीजन्स को सेफ जगह ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा ट्रेनिंग और रिस्पॉन्स का पार्ट है। धन्यवाद। जयपुर से प्रमोद सिंह का एक सवाल है। प्रमोद जी, जल्दी से सवाल पूछिए। मेरा निवेदन ये था कि हर जिले में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से एक सेंटर ऐसा हो जो मेडिसिन जो बिना एक्सपायर की जो वेस्टेज मतलब फेंक देते हैं वो वहाँ कलेक्शन हो जाए, जिससे यूटिलाइज हो। प्लीज कुछ एनडीएमए एनडीआरएफ की कुछ जी, आपका सुझाव बिल्कुल सही है और आप सही कहते हैं कि आमतौर पर स्वास्थ्य जो है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। जैसे आपने देखा कि पैंडेमिक के जमाने में कोरोना वायरस को भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दिसंबर 2005 के जरिए ही के साथ ही लड़ा गया। तो जो आपका सुझाव है बिल्कुल सही है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री का ज्यादातर इसके ऊपर जोर होता है, मगर आपका सुझाव जो है वो मैं हेल्थ मिनिस्ट्री तक जरूर पहुंचाऊंगा ताकि वो इसके ऊपर जो है एक्शन कर सके। उत्तर प्रदेश बलरामपुर से रिंकी जुड़ी हैं कार्यक्रम के साथ। जी रिंकी, सवाल पूछिए। हेलो मैम, राम राम। राम राम, सवाल पूछिए। और आपके साथ एक्सपर्ट सर है, उन्हें भी मेरा नमस्ते। जी, सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरा ये सवाल है, जैसे आपदा प्रबंधन को लेकर बात चल रही है, तो एक है जैसे मैं ग्रामीण एरिया में आती हूँ, फिर भी सरकार बहुत सारी मतलब कोशिश कर रही है, फिर भी जिस लेवल पे अगर मैं खासकर पूर्वांचल तराई क्षेत्र की बात करूँ तो इधर बहुत ज्यादा बाढ़ आते, तो उसके लिए मतलब फिर भी क्यों आता है इतनी कोशिश के बावजूद, और बहुत जान माल की नुकसान होता है। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। बुंदेला साहब। रिंकी जी, आपका सवाल पहले भी एक व्यक्ति ने पूछा था, बहुत वाजिब सवाल है कि बार बार हो रहा है तो क्यों होता है। देखिए, जो नेचर का रिस्पांस है वो हम बहुत सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते। अगर बारिश हो रही है तो जमीन में बहेगी। प्रॉब्लम क्या होती है, जब बारिश बहने के लिए रास्ता नहीं होता, वहाँ घर बन जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वहाँ हम बस जाते हैं, तो वो हम उससे प्रभावित होने लगते हैं। तो ये बारिश बाढ़ हमेशा आता रहा है, लेकिन हमारी जो सिविलाइजेशन है, ग्रोथ है, अब उस एरिया को भी इंक्रोच कर रहा है, जिससे हमारी सिविलियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। तो इसमें जैसे कि मेंबर एनडीएमए ने भी बताया कि बिल्ड बैक बेटर, जो हमारी स्टेट और नेशनल पॉलिसी में रहता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाएं कि बारिश से ज्यादा हम प्रभावित ना हो पाए। उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ, जैसे रोड की हाइट इतनी होनी चाहिए, ब्रिज होने चाहिए, ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट नहीं हो। दूसरा है कि जो बाढ़ में आज के दिन जो आपदा प्रबंधन में किए गए कार्यों के कारण आज के दिन जो पहले हमारी बाढ़ के समय दिक्कतें होती थी, डेथ होती थी, वो बहुत कम हो गया है। तो ये प्लानिंग रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइजेशन के कारण आज के दिन पॉसिबल हुआ है। धन्यवाद। सिरसा से ओम प्रकाश चावला का एक सवाल है। ओम प्रकाश, नमस्कार। नमस्कार जी, ओम प्रकाश चावला सिरसा है ना जी। हाँ जी, पुरातन काल में ये एक हिदायत होती थी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, जहाँ भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र आता था, यानी खाना यथे संभव हो सके तो टाइम से खा लिया जाए, ताकि सूर्यास्त से पहले खा लिया जाए, तो हैजे का थोड़ा चांसेस कम हो जाते थे। क्या आज भी ये प्रबंधन में उसी तरह लागू है या नए प्रिकॉशन आ गए? कृपया इस पर प्रकाश डाले। आपका धन्यवाद, आभार। देखिए, आजकल हाइजीन और सैनिटेशन पे खास तौर पे बहुत ज्यादा जोर है और आपको मालूम है कि स्वच्छता के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री ने भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर जोर दिया है। तो हैजा जो आपने मेंशन किया है, इसके अंदर हैजा तो खास तौर पे उस हालत में आता है जबकि स्वच्छता जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर होता है, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं आपको तो यही सुझाव दूंगा कि जो भी इलाका जहां पर हम जितनी स्वच्छता रख सकते हैं उतनी हम रखें, और इस तरह के जो पैंडेमिक के तरह जैसे खास तौर पे बाद क्योंकि इस तरीके की बहुत घटनाएं होती हैं। दिल्ली से जगदीश जोशी जी का एक सवाल है। जी जगदीश जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। और जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं स्टूडियो में, उनको भी नमस्कार।
तो एक तो मेरा सवाल ये था, छोटे छोटे एक दो सवाल हैं। एक तो जो पहले मॉकड्रिल वगैरह चलती थी RWA या मतलब गली मोहल्लों में जाके नुक्कड़ नाटक से, इस तरीके से जो लोगों में अवेयरनेस होती है, क्या ये अभी चल रहा है या नहीं? एक तो ये जी। और दूसरा ये है कि जैसे हम स्नातक डिग्री में बच्चों को, जैसे कोई इंग्लिश ऑनर्स करता है, साइंस में करता है, तो आपका जो एनडीए में ये जो है, इसमें कोई बच्चों के लिए ऑनर्स वो है एक ये? जी बुंदेला साहब, जैसे आप अभी बता रहे थे कि स्कूलों में करते हैं, वो उसी से जुड़ा इनका क्या RWA की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी कॉलोनी के लोगों को सचेत करें? नहीं, देखिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सचेत रहें, दूसरों को सचेत रखें, क्योंकि आपदा कहीं भी आ सकती है। RWA में कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, बिजली गिर सकती है, तो ये अवेयरनेस और रिस्पॉन्स का नॉलेज सबको होना चाहिए। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि पॉलिसी लेवल पे NDRF हर जिले में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करती है, जिले के प्रोफाइल के हिसाब से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर होते हैं, उनके तहत ये मॉक एक्सरसाइज होता है, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो मॉक एक्सरसाइज में आपदा के समय रिस्पॉन्स करते हैं उसमें होते हैं। उसके अलावा हम अलग अलग जगह पे जहां पर वल्नरेबल चीजें हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज है, उसमें एक फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज भी करते हैं, ताकि हम भी ट्रेन होते हैं, आपदा के समय हम रिस्पॉन्ड कर सकें। ये काम नेशनल लेवल पे NDRF, स्टेट लेवल पे SDRF, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पुलिस, कई एजेंसीज है जो इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, तो वो सब इसमें मॉक एक्सरसाइज करती हैं, वो चल रहा। RWA के लेवल पे NDRF RWA लेवल पे नहीं जा सकती है, लेकिन हम जो अवेयरनेस, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, उसमें कई कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, तो उसमें RWA हमारे साथ अलग अलग जगह शामिल होते रहे हैं। हसनैन, ये शायद NDMA का भी काम है, और एक जो आपदा मित्र योजना आपने शुरू की है, वो क्या है? ये देखिए, आपदा प्रबंधन में कहते हैं कि सबसे बढ़िया काम जो होता है रिस्पांस का, वो कम्युनिटी के जरिए होता है। क्योंकि देखिए NDRF को भी आते आते 2, 4, 6 घंटे लग सकते हैं, पहाड़ों में खासतौर पे NDRF को पहुंचते पहुंचते काफी वक्त लगता है। तो कहा जाता है कि अगर कम्युनिटी खुद ही ट्रेंड है और खुद ही रिस्पॉन्ड कर सकती है, मिसाल के तौर पे जब बालासोर का में एक्सीडेंट हुआ था, तो वहीं के लोग ने उन्होंने वहां से रिस्पॉन्ड करके और शुरू की राहत उन्होंने ही पहुंचाई। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एक स्कीम चलाई गई है कि 325 डिस्ट्रिक्ट जो भारत की हैं, उसमें तकरीबन 1 लाख आपदा मित्र मिलाए गए हैं। ये वो हैं जिनको NDRF ने भी ट्रेन किया है, और वॉलंटियर है, ये एक पूरी वॉलंटियर फोर्स है। मैं समझता हूं दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स है ये, और इनके पास तकरीबन 20,000 रुपए का सामान होता है जो राहत के टाइम आता है, रिस्पांस के लिए उनकी जरूरत के काम आता है, और ट्रेनिंग इनको मिलती है हर समय। इनके पास एक ऐप भी होता है अपना, जिसके जरिए से ये एक दूसरे के साथ मिलाप रख सकते हैं, और आपदा आने पर इनको जल्द से जल्द किसी जगह पर पहुंचाने में उसकी मदद मिलती है। जी, दिल्ली से धर्मवीर का सवाल है। जी धर्मवीर जी, नमस्कार। नववर्ष की शुभकामनाएं पहले तो, और सर नमस्कार, मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। और जी मेरा ये सवाल है कि 10वीं 12वीं की स्टार्टिंग से बच्चों को ही इस चीज ट्रेनिंग में लगाया जाए, और जैसे इजराइल छोटा सा देश है, हर आदमी वहाँ फौजी है, तो ऐसे हमारे देश में हर इंसान आपदा का एक्सपर्ट होना चाहिए। जो भी आप मेरे मन की सवाल आपने अभी उत्तर दिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल था और बहुत अच्छा सुझाव था आपका। बेशक, अगर जैसे एनसीसी की ट्रेनिंग होती है, नेहरू युवा केंद्र की ट्रेनिंग होती है, इस तरह से आपदा मित्र की भी आजकल ट्रेनिंग हो रही है, और ज्यादातर पूरे देश में अगर हम इसको फैला पाए, आपके जरिए, आपकी मदद से अगर उसको फैला पाए, तो मैं समझता हूं कि एक संस्कृति बन जाएगी, एक कल्चर बन जाएगा डिजास्टर रिलीफ का, डिजास्टर मैनेजमेंट का। मैं समझता हूं कि सबसे अच्छी राहत, सबसे अच्छा छूट जो पहुंच सकती है, वो है नॉलेज के जरिए। अगर आपके पास नॉलेज है आपदा प्रबंधन की, तो आप हर चीज को पूरा कर सकते हैं। पैनिक नहीं होना है और आराम से काम करना है। बुंदेला साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि NDRF ने कंटेंट बनाया हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम का, इसको YouTube में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। 25 चैप्टर हैं, तो जिनको भी मन है बेसिक ट्रेनिंग आपदा के बारे में लेने के लिए, वो इन YouTube के 25 चैप्टर को करके एक बहुत ही अच्छा बेसिक ट्रेनिंग ले सकते हैं किसी भी आपदा में रिस्पॉन्ड करने के लिए। या जो स्पेशलिस्ट फोर्स है उनको वो बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपदा के समय बहुत सारी वॉलंटियर्स की भी हेल्प की जरूरत पड़ती है, उसमें भी वो अपना योगदान दे सकते हैं। कटक उड़ीसा से बलराम बेहरा का एक सवाल है। जी बलराम जी, सवाल पूछिए। बलराम बेहरा, एडवोकेट जनरल ऑफिस, उड़ीसा हाईकोर्ट, कटक। जी, सवाल पूछिए, स्वागत है।
मैं सुनता हूँ प्रोग्राम बहुत अच्छा से सुनता हूँ, और कोई भी आपातकाल में भारतवर्ष में कहाँ पर होता है तो गवर्नमेंट वहाँ पर बहुत कुछ करता है, और वहाँ पर सतह वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सवाल पूछिए बलराम काम करते हैं जी। सवाल पूछिए क्योंकि समय बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। जी हाँ, वही तो मैं पूछता हूँ। जो अभी जो बातचीत हो रही है मैं सुनता हूँ जी, बातचीत में मेरा बहुत अच्छा होता है बातचीत में। और खैर केरला से प्रदीपन का एक सवाल है जी। प्रदीपन जी सवाल पूछिए। Yeah, good evening, sir. My question is about post-disaster reconstruction. So, my question is regarding insurance schemes, specifically to prevent, act against disasters, whether because all the government employees or private employees have life insurance coverage, but our students does not have. So, does NDMA suggest such insurance scheme for students as well? Thank you, Pradipan. Thank you very much. And that's a very, very good question, because that's exactly the thing which is happening at the moment. This year, we have undertaken a trial project which we are doing in Nagaland at the moment. I hope that this will be successful, and in the next year to 2 years we should be able to spread this into other states also. This is going to be a special kind of a insurance. It's called parametric insurance. I do not have the time to explain it to you, but I'm sure parametric insurance, you can get the knowledge about this by Googling it or any other means through the online methods. But this is something which is going to be there in the future. We have already tried it out in certain areas of Nagaland, and hopefully this pilot, once it's successful, will be extended to other states. ओडिशा से मोहंती पद्मलोचन मोहंती का सवाल है। जी आपको आवाज आ रही है पद्मलोचन जी? जी सर, जी मैडम जी सवाल पूछिए। दोनों एक्सपर्ट में मेरा नमस्ते जी। सवाल पूछिए। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होम डिपार्टमेंट में रहता है, नॉट ब्लैक। अच्छा, हमारे स्टेट में वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है, लेकिन दोनों को कोऑर्डिनेशन करने के लिए हर स्टेट में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दिया गया है। जल्दी से सवाल पूछिए। मैं समझ गया। समन्वय क्या बेसिकली राज्य जिला स्तर पर? मैं समझ गया आपका सवाल। ये आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार में पहले 2003 तक तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसको देखती थी, और उसके बाद होम मिनिस्ट्री के अंदर ये ट्रांसफर हुआ, और ज्यादातर राज्यों में ये जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको देखता है। हालांकि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनी हुई है जो हमारे साथ तालमेल में रहती है। तो एनडीएमए आमतौर पे एसडीएमए के साथ काम करता है, और कुछ राज्यों में जहां पर एसडीएमए ठीक तरह से पूरी तरह से कायम नहीं है, वहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ काम करता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करता है। मध्य प्रदेश उज्जैन से लोकेंद्र वर्मा कार्यक्रम से जुड़े हैं। जी लोकेंद्र जी नमस्कार। जी सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ उज्जैन से। जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जो आपदा प्रबंधन के साथ में जो वॉलंटियर रहते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं ऐसी आपदा प्रबंधन में, तो सर उनको भी ऐसे चिन्हित करके सर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए शासन की तरफ से, जैसे आगे भी और इसमें के जो बेटे हैं लड़के वो जुड़ेंगे ऐसे। जी लोकेंद्र जी हम समझ गए हैं, एक अच्छी पहल या अच्छा सुझाव ये दे। जी हाँ, इसकी पहचान जो है, इसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री ने भी काफी चर्चा की है काफी दफे, और ये पॉइंट जो है हमारे सामने रहा है और इसके ऊपर अमल हो रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि साथ साथ के इनकी पहचान के लिए एक नया पुरस्कार जो पिछले 3-4 साल से कायम हुआ है, उसको कहते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, वो भी कायम किया गया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह के पुरस्कार इस तरह की पहचान के लिए बनते जाएंगे। जी पुष्कर सिंह है, इनका शायद एक व्हाट्सएप सवाल है। ये कह रहे हैं कि भूस्खलन से कैसे बचें, इसकी भी क्या कुछ जानकारी दी जाती है? बुंदेला साहब। भूस्खलन का देखिए मतलब डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी है, लेकिन प्रेडिक्शन का एडवांस प्रेडिक्शन का बहुत अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो भूस्खलन के लिए तो सबसे पहली बात है कि जो बिल्डिंग के नॉर्म्स हैं, जो नॉर्म्स बेसिकली उसी हिसाब से बनाए गए उसको फॉलो करके कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो उससे सबसे बड़ा बचाव है। क्योंकि बिल्डिंग का डिजाइन अगर इस तरह से होगा तो भूस्खलन को वो सह सकता है। सॉरी, मैं अर्थक्वेक के बारे में बोला था। भूस्खलन में अभी प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हमको पता है कि कौन कौन से एरिया वल्नरेबल है। जब बारिश का समय होता है उस तरह का आता है, जब वार्निंग आती है तो उस एरिया को अवॉइड करें, उस एरिया से ना जाएं। और इसमें सबसे
बेस्ट तरीका है कि आप उस एरिया को जब मॉनिटर करेंगे आपको आइडिया हो जाता है कि बारिश के कारण भूस्खलन होने वाला है, तब उस चीज को आप अवॉइड करने की सेफ्टी रख सकते हैं। क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है, हालांकि बहुत कुछ पूछना था हम, लेकिन अपने सभी श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें कि सचेत आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, उससे काफी कुछ फायदा होगा। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है, हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही आप दोनों का, एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार फिर मिलेंगे रात 9:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।